नमस्कार, मैं विशाखा ठाकुर। स्वागत है आप सभी का 3.0 टीवी में। लीडिंग वर्चुअल डिजिटल एसेट्स या वीडीए अपने नए साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए हैं क्योंकि मार्केट पार्टिसिपेंट्स ने शुरुआती इंटरेस्ट रेट में कटौती की संभावनाओं पर उत्साह जताया है। वास्तव में इन्फ्लेशन प्रेशर कम होने से रेट में बढ़ोतरी पर रोक लगने के साथ साथ ग्लोबल सेंट्रल बैंक द्वारा अर्ली रेट में कटौती की उम्मीद है। लोअर ट्रेजरी रेट बिटकॉइन के लिए एक बुलिश फैक्टर है। मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी $42,000 के स्तर से ऊपर नए साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी क्रिप्टो करेंसी वर्तमान में 4.2% ऊपर $41,883 पर ट्रेड कर रही है। ईथर भी $2,000 से ऊपर पहुंच गया है। इस स्तर आखिरी बार मई 2022 में देखा गया था। मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी वर्तमान में 1.7% ऊपर $2,249 पर ट्रेड कर रही है। एनालिस्ट ने कहा कि लोअर इंटरेस्ट रेट्स पर बेट्स, स्पॉट बिटकॉइन ETF एप्लीकेशन और पैनिक बाइंग ने रैली में मदद की। ब्रॉडर मार्केट्स ने BTC और ईथर का उच्चतर अनुसरण किया है। PNB, ADA, XRP सहित अन्य सकारात्मक क्षेत्र में ट्रेड कर रहे थे। ब्रॉडर मार्केट गेन्स ने पिछले 24 घंटों में ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप को 2.90% बढ़ाकर $1.54 ट्रिलियन करने में मदद की। टोटल क्रिप्टो मार्केट का वॉल्यूम 112% बढ़कर $95.8 बिलियन हो गया। डीफाई में टोटल वॉल्यूम वर्तमान में $10.4 बिलियन है और सभी स्टेबल कॉइन्स $87.6 बिलियन है, जो कि टोटल क्रिप्टो मार्केट के 24 घंटे की वॉल्यूम का क्रमशः 10.9% और 91.5% का प्रतिनिधित्व करता है। बिटकॉइन का डोमिनेंस वर्तमान में 52.9% है, जो दिन के मुकाबले 0.66% अधिक है। IC15 इंडेक्स टॉप 100 टोकन का बैरोमीटर 3.3% बढ़कर 52,188 हो गया। इस बीच कॉइनबेस और माइक्रो स्ट्रैटेजी के शेयर्स में सोमवार को 4% से अधिक की बढ़ोतरी हुई क्योंकि BTC ने अपने ईयर टू डेट लाभ को 150% से अधिक तक बढ़ा दिया। दोनों कंपनियों को क्रिप्टो मार्केट के लिए प्रॉक्सी बेट्स माना जाता है। फ्रैंकलिन टेम्पलेटन के CEO जेनी जॉनसन ने सार्वजनिक रूप से बिटकॉइन, ईथर, यूनिस्वैप और सुशी स्वैप गवर्नेंस टोकन सहित अपने क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट का खुलासा किया है। हालांकि जॉनसन क्लियर फाइनेंशियल रिटर्न के साथ मैच्योर इन्वेस्टमेंट्स को प्राथमिकता देते हैं क्योंकि सभी NFTs पर्सनल इन्वेस्टमेंट के नजरिए से मायने नहीं रखते हैं। उनका मानना है कि इस क्षेत्र में ऐसे अवसर हैं जहां कुछ चीजें हैं जो NFT में आर्ट की तरह हैं, जहां अगर दो लोग इसे पसंद करते हैं तो उन्हें इसके लिए मार्केट प्राइस मिलेगा। फ्रैंकलिन टेम्पलेटन ने सितंबर में SEC के साथ स्पॉट बिटकॉइन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी कि ETF के लिए आवेदन किया था, लेकिन SEC ने अभी तक स्पॉट बिटकॉइन ETF को मंजूरी नहीं दी है। जॉनसन अप्रूवल टाइमलाइन के बारे में अनिश्चित हैं। उनका कहना है कि रेगुलेटर सर्वोत्तम दृष्टिकोण निर्धारित करने पर काम कर रहे हैं और उन्हें उचित समय में इसे मंजूरी देनी चाहिए। ब्लॉकचेन एनालिसिस फर्म लुक ऑन चेन ने FTX और Alameda रिसर्च द्वारा महत्वपूर्ण डिजिटल एसेट ट्रांसफर्स पर प्रकाश डाला है। दो क्रिप्टो करेंसी एंटिटीज जो बैंक्रप्सी घोषित होने के बाद से अपनी होल्डिंग को मैनेज कर रही हैं। सबसे रीसेंट ट्रांजैक्शंस जो अक्टूबर 2023 में शुरू हुआ, उसमें IMX, GMT और ETH जैसी क्रिप्टो करेंसी में कई प्रमुख एक्सचेंजों में $22 मिलियन का ट्रांसफर शामिल था। ट्रांजैक्शंस उनकी करंट फाइनेंशियल सिचुएशन से निपटने के लिए एक सोची समझी की रणनीति का हिस्सा है। विंटरम्यूट, बाइनेंस और कॉइनबेस जैसे प्लेटफॉर्म्स पर 8 अलग अलग क्रिप्टो करेंसी में फंड्स डिस्ट्रीब्यूट करते हुए $10.8 मिलियन का ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट किया गया। 24 अक्टूबर को FTX और Alameda से जुड़े वॉलेट ने एक ही पते पर $10 मिलियन ट्रांसफर किए, जिसे बाद में बाइनेंस और कॉइनबेस को पुनर्वितरित किया गया। 14 नवंबर 2023 को क्रैकन और OKX एक्सचेंजों में $34 मिलियन का एसेट ट्रांसफर किया गया। ये कदम अमेरिकी अदालत द्वारा अनुमोदित योजना का हिस्सा है जो डिजिटल एसेट्स की बिक्री की अनुमति देता है। शुरुआत में इसे $100 मिलियन तक सीमित किया गया है, लेकिन कमिटी अप्रूवल के अधीन $200 मिलियन तक संभावित विस्तार के साथ किया गया है। इथेरियम ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर हैरिथ ने इथेरियम नेम सर्विस से संबंधित फाइनेंस डेवलपमेंट्स के लिए प्रति वर्ष $1 मिलियन का अनुरोध किया है।
फंडिंग प्रस्ताव का उद्देश्य ईथरस्कैन और टीम ऑपरेटेड ब्लॉक एक्सप्लोरर्स पर ईएनएस से संबंधित होस्टिंग फीस के निरंतर विकास, समर्थन और कवरेज का लाभ उठाना है। हैरिस इसके चल रहे उपयोग और अपनाने को बनाए रखने और बढ़ावा देने के लिए टॉप टियर ब्लॉक एक्सप्लोरर्स पर ईएनएस नेम्स के महत्व पर जोर देता है। प्रस्ताव का उद्देश्य ईटीएच नेम्स के लिए मौजूदा समर्थन का विस्तार करना है ताकि एडिशनल डोमेन जैसे XYZ और आर्ट को शामिल किया जा सके। सीसीआईपी का उपयोग करके ऑफ चेन नेम्स का समर्थन किया जा सके और डीएनएस बेस्ड नेम्स जैसे .com के लिए समर्थन शामिल किया जा सके। फंडिंग प्रस्ताव ईथरस्कैन के लिए कई लाभकारी सुविधाओं का निर्माण करना चाहता है, जिसमें इथेरियम लेयर 2 एक्सप्लोरर्स, ऑप्टिमिज्म, आर्बिट्रम, पॉलीगॉन, बेस, लीनिया और स्क्रोल को ईएनएस सपोर्ट प्रदान करना शामिल है। 28 नवंबर को डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस सिस्टम वेलोड्रोम और एरोड्रोम ने अपने फ्रंट एंड में उल्लंघनों का खुलासा किया। दोनों प्लेटफॉर्म्स ने एक्स पर घोषणा की कि उनके फ्रंट एंड को हैक कर लिया गया है और अनुरोध किया गया है कि मामले की जांच के दौरान यूजर्स रेफरेंसी के साथ बातचीत करने से बचें। एक्स पर एक यूजर का दावा है कि लगभग $40,000 का पैसा ट्रांजिट में है और इसे 2 अलग-अलग वॉलेट एड्रेसेस पर खोजा जा सकता है। डीफाई लामा के अनुसार एरोड्रोम और वेलोड्रोम का मूल्य क्रमशः $63.59 मिलियन और $139.73 मिलियन निर्धारित है। एरोड्रोम और क्रिएटर वेलोड्रोम फाइनेंस है, जो एक ऑटोमेटेड मार्केट मेकर है। इसके अलावा 2022 में क्रिप्टो इंडस्ट्री के 80% से अधिक हैक के लिए डीफाई जिम्मेदार था, जिसकी वजह से $3 बिलियन से अधिक का नुकसान हुआ। चेन एनालिसिस रिपोर्ट के अनुसार Q1 2023 में डीफाई को 62% घाटा हुआ। डीफाई लामा ने बताया कि डीफाई प्रोटोकॉल और नॉन डीफाई रिलेटेड क्रिप्टो फर्म को 69 हैक्स में $735 मिलियन का नुकसान हुआ, जिसमें YOLO फाइनेंस को मार्च में $197 मिलियन के नुकसान के साथ सबसे महत्वपूर्ण नुकसान हुआ। डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस प्रोटोकॉल प्लेटिपस पर हमले में शामिल 2 लोगों को पेरिस की एक अदालत ने बरी कर दिया। हमले की वजह से $9 मिलियन मूल्य की क्रिप्टो चोरी हो गई। प्लेटिपस ने बाद में चुराए गए कुछ फंड्स वापस पा लिए और कहा कि उसका इरादा यूजर्स को कम से कम 63% फंड्स लौटाने का है। अदालत ने आरोपों के साथ आगे नहीं बढ़ने का फैसला किया क्योंकि हैकरों में से एक मोहम्मद एम ने तर्क दिया कि उसने अच्छे विश्वास में काम किया और एक एथिकल हैकर था जो एंडेंजर्ड फंड्स ले रहा था, जिसे बाद में प्रोटोकॉल में वापस कर दिया गया। मनी लॉन्ड्रिंग और चुराए गए फंड्स प्राप्त करने के आरोप हटा दिए गए क्योंकि आपराधिक आरोप अदालत में टिक नहीं पाए। OKX वॉलेट इथेरियम द्वारा संचालित एक डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस प्रोटोकॉल डीसन को एकीकृत कर रहा है ताकि यूजर्स को सिंथेटिक एसेट्स जनरेट करने और डिसेंट्रलाइज्ड एसेट मैनेजमेंट में संलग्न होने में सक्षम बनाया जा सके। OKX वॉलेट OKX एक्सचेंज के स्टेबल से एक क्रिप्टो करेंसी वॉलेट 80 से अधिक ब्लॉकचेन तक पहुंच प्रदान करता है और सुविधाजनक वॉलेट रिकवरी के लिए MPC टेक्नोलॉजी का उपयोग करता है। डीसन यूजर्स को जेन्युइन मार्केट डायनामिक्स के भीतर डाइवर्स सिंथेटिक एसेट्स बनाने और ट्रेड करने की अनुमति देता है। ये एसेट मैनेजमेंट सर्विसेज भी प्रदान करता है, जिसमें कि फंड रेजिंग, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट और विड्रॉल से जुड़ी लागत को कम करना शामिल है। HPE ने अपनी AI कैपेबिलिटीज का विस्तार करने के लिए एनवीडिया के साथ सहयोग बढ़ाया है। पार्टनरशिप HPE के हाइब्रिड क्लाउड, सुपर कंप्यूटिंग और AI या मशीन लर्निंग सॉफ्टवेयर को मिलाकर AI नेटिव और हाइब्रिड क्लाउड ऑफरिंग की एक सीरीज तैयार करेगी। लक्ष्य ऑर्गेनाइजेशंस को AI पावर्ड बिजनेसेस बनने में सक्षम बनाना है। HPE की टेक्नोलॉजी कस्टमर्स को अपने प्रोप्राइटरी डेटा का उपयोग करके सुरक्षित रूप से AI मॉडल विकसित करने में सक्षम बनाती है। एनवीडिया के एंटरप्राइज कंप्यूटिंग मनुवीर दास ने कहा कि समझौते से यूजर्स को जनरेटिव AI की शक्ति को सुपरचार्ज करने में मदद मिलेगी। HPE एनवीडिया प्रोडक्ट अगले साल की पहली छमाही में उपलब्ध होने की उम्मीद है। घोषणा के बाद HPE के शेयर्स में लगभग 2% की वृद्धि हुई, जबकि एनवीडिया के शेयर्स में 3% से अधिक की गिरावट आई। यूनाइटेड नेशंस और माइक्रोसॉफ्ट कॉर्प ने एमिशन को कम करने में ग्लोबल प्रोग्रेस को मेजर और एनालाइज करने के लिए एक नया AI पावर्ड प्लेटफॉर्म और ग्लोबल क्लाइमेट डेटा हब बनाने के लिए पार्टनरशिप की घोषणा की है।
इससे पेरिस एग्रीमेंट के 196 पार्टीज द्वारा प्रस्तुत क्लाइमेट डेटा के सत्यापन और विश्लेषण की प्रक्रिया सरल हो जाएगी। ये पार्टनरशिप एक महत्वपूर्ण समय पर आती है जब सरकारें पेरिस एग्रीमेंट द्वारा निर्धारित क्लाइमेट गोल्स को पूरा करने में स्लो प्रोग्रेस का जायजा लेने के लिए COP28 में एकत्रित होती हैं। माइक्रोसॉफ्ट के वाइस चेयर और प्रेसिडेंट ब्रैड स्मिथ ने कार्बन एमिशन को कम करने के लिए राष्ट्रों को उत्सर्जन को तेजी से मापने की आवश्यकता पर जोर दिया। पेरिस एग्रीमेंट ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री तक सीमित करने के अनुरूप ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कम करने के लिए राष्ट्रों को एक रूपरेखा प्रदान करता है। माइक्रोसॉफ्ट UNFCCC के एनहांस ट्रांसपेरेंसी फ्रेमवर्क को डिजिटल समर्थन प्रदान करने के लिए एक नया प्लेटफॉर्म तैयार करेगा जो एक नए ग्लोबल क्लाइमेट डेटा हब और AI पावर्ड डेटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से ग्लोबल क्लाइमेट डेटा हब के एडवांस एनालिसिस को सक्षम करेगा। ये UNFCCC और सदस्य देशों को ट्रांसपोर्टेशन, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस पर नजर रखने सहित कार्बन रिडक्शन टारगेट की दिशा में प्रगति की कुशलतापूर्वक रिपोर्ट करने और मान्य करने के लिए उपकरणों से लैस करेगा। इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स ने 2023 की पहली 3 तिमाहियों में अपनी बिटकॉइन यानी कि BTC होल्डिंग में उल्लेखनीय वृद्धि की है, जिससे कि उनका एसेट लगभग 2 गुना हो गया है। इस वृद्धि का श्रेय पॉजिटिव मार्केट सेंटिमेंट और US SEC द्वारा स्पॉट BTC एक्सचेंज ट्रेड फंड की मंजूरी की प्रत्याशा को दिया जाता है। रिटेल ट्रेडर्स ने संभवतः हायर लेवरेज ट्रेडिंग एक्टिविटी के कारण कम BTC होल्डिंग बनाए रखी है। सितंबर 2023 तक इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स ने अपने आधे एसेट बिटकॉइन को एलोकेट कर दिया था, जो उनके पोर्टफोलियो कंपोजिशन में एक महत्वपूर्ण बदलाव था। संभावित ETF अप्रूवल और मार्केट ऑप्टिमिज्म से प्रेरित बिटकॉइन के भविष्य के लिए तेजी के दृष्टिकोण ने इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स को क्रिप्टोकरेंसी में अपना जोखिम बढ़ाने के लिए प्रेरित किया है। बायबिट रिसर्च रिपोर्ट भी ऑल्टकॉइन के प्रति इंस्टीट्यूशनल स्केप्टिसिज्म को उजागर करती है। ट्रेडर्स के बीच, विशेष रूप से इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के बीच, ऑल्टकॉइन होल्डिंग में लगातार गिरावट आ रही है। इथेरियम ब्लॉकचेन के पहला अपग्रेड के बाद से ईथर यानी कि ETH होल्डिंग में आमतौर पर गिरावट आई है, लेकिन सितंबर में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के बीच ईथर होल्डिंग में बढ़ोतरी क्रिप्टो मार्केट में पॉजिटिव ओवरऑल सेंटिमेंट के साथ हुई। आज के लिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही Web3 से जुड़ी अपडेट्स के लिए लॉग इन करें हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर या फिर स्कैन करें QR कोड।